क्लास गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस लगाओ बच्चे अपनी चैट बॉक्स में। ओके क्लास, कल का टॉपिक किया किसी ने? एग्जाम्पल हुई कंप्लीट? यस मैम। यस डन। मैम, पर एक डाउट है। मैम मैम एक बस डाउट है। मेरे को थोड़े डाउट। बोलो डाउट्स बोलो। मैम, जो उसका डी वाला हमने लिया था ना, हाँ जी, तो उसमें ना जो बी और ई पार्ट है उन्होंने 23 लिखा है, पर वहां पे है ही नहीं कुछ। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब बोलो कौन सा वाला नोट बात कर रहे हो? मैम मैं डी वाले की बात कर रहा हूँ। S4 होगा। डी नोड की बात कर रहे हो आप? मैम यस। डी नोड की, जस्ट मिनट। डी नोड के लिए हमारा असेस क्या है? सिर्फ सी तक। डी मैम ओनली यस। सी। हाँ जी। मैम यस। अब मैम पर इन्होंने ना लिखा है कि डी मतलब बी और ई दोनों को प्लस करके 23 बना रहे हैं, बच्चे बात पर सुनो। ऐसा है मैंने नहीं। ना कल ये पॉइंट आपके साथ नहीं किया, वो थोड़ा मिस हो गया। बाद में मुझे याद भी आया था, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करने दो बच्चों को। अब इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके एल्गोरिदम में। पहली बात तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, देन आई विल गो फॉर द रेस्ट। फिर आप खुद ही बनाओगे ये, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉ करना। और पहली बात ये, पेपर में अटेम्प्ट मत करना। इसमें एक भी गलती होगी उसने लास्ट मैट्रिक्स चेक कर लेनी है, या अप्रोक्सीमेटली किसी भी एक एज का शॉर्टेस्ट पाथ चेक कर लेना। अगर वो गलत निकला तो तुम्हारा गलत कर देगा क्वेश्चन। अटेम्प्ट मत करना ऐसे क्वेश्चंस, लेंथी होते ज्यादा। हमने कल किया था फ्लॉयड वॉशल स्टार्ट किया था। इसका काम है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले हमने वेटेड मैट्रिक्स बनाई। वेटेड मैट्रिक्स कैसे बनानी है? जितने नोड्स हैं उतने ही नोड्स को लिए उतने रोज और उतने कॉलम्स की मैट्रिक्स ले लो, सेम ऑर्डर में। अगर ए बी सी डी ई रोज ली है तो ए बी सी डी ई कॉलम्स ही लेनी है। और उसके बाद हमने क्या कहा, उसके डायगोनल वैल्यूज को 0 कर दो। क्यों? क्योंकि ए का डिस्टेंस ए पे, आदर्श का अपने घर से डिस्टेंस 0 यूनिट्स पे होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये तो 0 ही है, इसको इनफाइनाइट कभी नहीं कर सकते हो। उसका अपने घर से 0 डिस्टेंस है। ऐसे कोई भी और रोल नंबर ले लो, रोल नंबर 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। 9 10 गुरप्रीत का अपने घर से 0 डिस्टेंस है, कपिल का, जगदीप का। तो ये 0 ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नोड का नोड से डिस्टेंस, जो कि ऑलवेज 0 होगा। रेस्ट जितने भी हैं ये इनके इंटरसेक्शन, ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए डी का कितना है, ये वो एजेस हैं। अगर यहाँ पे कहीं 0 आ रहा है, इट इंडिकेट्स कि उनमें एज नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट एज है तो वेट लिख दो, अगर एज नहीं है तो 0 लिख दो। अब हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट होता है शॉर्टेस्ट पाथ से। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने जितने नोड्स है उतनी मैट्रिसेस बनानी है, S1 से लेके S5 तक जानी है। S1 का मतलब है एक इंटरमीडिएट नोड ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम ऑर्डरिंग से ही चलते हैं, जिस ऑर्डर में हमने रोज कॉलम्स डिजाइन किया उसी से लेते हैं। S1 का मतलब है ए को इंटरमीडिएट ले रहे हो। ठीक है, ऐसे S2 का मतलब है बी को, ताकि आपका कुछ एक सीक्वेंस बने माइंड में। ठीक है, ऐसे ही S5 का मतलब क्या है? S2 का मतलब, जब S2 आएगा इसका मतलब क्या होगा कि बी नोड की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ बी नोड की बात नहीं होगी। S2 का मतलब होगा A प्लस बी, दोनों को इंटरमीडिएट एक्ट करवा सकते हो। ऐसे ही S3 का मतलब क्या होगा? अगर ए बी ऑलरेडी इंटरमीडिएट एक्ट कर चुकी है, S3 का मतलब है ए को भी कर सकते हो यूज, बी को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो, दो एजेस का शॉर्टेस्ट पाथ डिवाइड करने के लिए। ये इंटरमीडिएट इन बिटवीन नोड्स एक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही S4 का मतलब क्या हुआ?
You can make use of A node, B node, C node, D node in order to define the path between two nodes. वो two nodes कुछ भी हो सकते हैं. ऐसे S5 का मतलब क्या है कि पांचों नोड्स को यूज करके आप दो नोड्स में शॉर्टेस्ट पाथ बता सकते हो. जैसे लेट इट बी S5, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ए ई एज ले लो. मान लो ए ई का मतलब है A to B एज, B to C, C to D, D to E एंड यस. तो ये पांचों नोड्स हो गए. बी नोड भी हो गया, ए नोड भी हो गया, बीच में कवर बी नोड भी हो गया, सी नोड भी हो गया, डी नोड भी हो गया और ई नोड भी हो गया. इनकी हेल्प से यू आर रीचिंग फ्रॉम ए टू ई. ये 5 मैट्रिसेस इस फॉर्म में बननी है. S1 का मतलब एक इंटरमीडिएट, S2 का मतलब सेकेंड इंटरमीडिएट लेकिन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन जो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी हेल्प भी ले सकते हो. अब क्लियर है पॉइंट. अब इसके लिए क्या किया था, सबसे पहले मैंने शॉर्टेस्ट पाथ की फर्स्ट मैट्रिक्स बनाई जिसमें मैंने क्या किया, जो जीरो है वैल्यूज उनको इनफाइनाइट कर दो. क्यों? क्योंकि उनमें अगर डायरेक्ट एज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनमें पाथ नहीं है. इनडायरेक्ट एज की हेल्प से पाथ हो सकता है, लेकिन एक नोड खुद के साथ कभी भी पाथ नहीं डिफाइन करता, वो जीरो पाथ ही होता है. तो इसलिए इनको चेंज करने के बजाय बाकी सबको मैंने इनफाइनाइट, जीरो को इनफाइनाइट में चेंज कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने S1 मैट्रिक्स ली. S1 का मतलब क्या है, आई एम टेकिंग फर्स्ट नोड एज द इंटरमीडिएट. ए नोड को इंटरमीडिएट लिया था इसने इसमें. यस. ठीक है, ए नोड को इंटरमीडिएट लिया है तो उसमें बाकी सारे अनअफेक्टेड है, लेकिन सिर्फ B to C एक ऐसा पाथ था जिसमें A नोड इंटरमीडिएट एक्ट करे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो सकती थी, जो कि अभी इनफाइनाइट है, डायरेक्ट एज नहीं था, लेकिन A की हेल्प से इनमें एज बन रहा था. तो ये मैंने 17 वैल्यू से अपडेट कर दिया इसको, सिर्फ A की वैल्यू अपडेट हुई थी. ठीक है, ऐसे ही अगर आप नीचे जाओ, अगर S2 की बात करो, S2 का मतलब क्या है, B नोड को इंटरमीडिएट लेना है. B नोड का मतलब है A इज ऑल्सो एक्टिंग एज इंटरमीडिएट. आप A और B दोनों का हेल्प ले सकते हो. ठीक है, इस केस में इस वैल्यू को चेक करो. ये देखो जो डार्क वैल्यूज है ना, मतलब ये अपडेटेड वैल्यूज है, इनको चेक करो. C to A का चेक करो, मुझे बताओ शॉर्टेस्ट क्या है. C to A अभी लास्ट टाइम अपडेटेड थी इनफाइनाइट से, ऐसे ये भी इनफाइनाइट थी, ऐसे ये भी इनफाइनाइट थी, ऐसे ये भी इनफाइनाइट थी. अगर C to A का पाथ देखा जाए इंक्लूडिंग A and B एज द इंटरमीडिएट, तो 14 वैल्यू आ रही है, चेक करो अपने. यस. ऐसे ही C to D का चेक करो. हाँ जी, आ रही है? नहीं मैम, नहीं आ रही मैम आ रही है, वो तो आ रही है, वो कर लिया है. ठीक है, C to D, ये देखो C to D में 20 वैल्यू आ रही है. यस यस. मैम. ठीक है, E to A का चेक करो 13 ही है. और E to D चेक करो. 19. That's it. ये 4 वैल्यूज अपडेट होंगी. इनके अलावा किसी और का चेक कर लो, ए बी को अगर इंटरमीडिएट मान रहे हो और कोई अपडेशंस नहीं हो रही. ठीक है, ऐसे ही. मैम. हाँ जी मैम मेरे को ऐसा डाउट था, बोलो बच्चे. मैम जो C और A का 14 आया है वो 14 कैसे आया? C 20 का तो बन गया. ये देखो, पहले C to A पिछली मैट्रिक्स में इनफाइनाइट था क्योंकि एज नहीं है उनमें डायरेक्टली. इतना क्लियर है? यस यस मैम. मैं इसको ये ग्राफ देखो. अब C to A की बात करो, दिस इज C. हम ये एज एक मैंने आपको बनाने को ऑलरेडी कहा हुआ है. अब C और A to C एज है, लेकिन C to A एज नहीं है. दिस एज इज Yes, फ्रॉम A to C, नॉट फ्रॉम C to A. C to A का कोई डायरेक्ट एज नहीं है. तो हमने क्या कहा कि उसको A और B की हेल्प वो ले सकता है. अब C to A में डायरेक्ट एज होता तो मैं उसकी वैल्यू तो लिखती. अभी इनफाइनाइट का मतलब डायरेक्ट एज नहीं है. अब मैं A और B की हेल्प लेनी है. B की हेल्प लेके अगर पाथ बनना है तो चेक करो C to A में, C to B मैम C B और B और B A, A. B as इंटरमीडिएट. C to B का वेट क्या है 9, B to A का 9. वेट क्या है 5. तो 9 प्लस 5 5. कैलकुलेट्स टू 14. 14 पाथ से मैं रीच कर सकती हूँ. C A को अप्रोच कर सकता है, C नोड से A तक हम पहुंच सकते हैं यूजिंग दीज एजेस.
और टोटल मुझको वेट कितना कितना ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस 14 यूनिट्स, वो मैंने 14 यहाँ पे अपडेट किया नीचे। ओके मैम। क्लियर है बच्चे ये सबको ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अपडेशंस में? ऐसे ही हम नेक्स्ट पे नो जाते मैम, मैम ठीक है अब। हैं। आवाज जरा ना पीछे से बंद किया करो जिसके भी आ रही है। नेक्स्ट है S3 पे जाओ। S3 का मतलब है नाउ यू आर टेकिंग A, B and C as the intermediate. Now you can check for these values. Check for this. Check for this AE edge. A 19 आ रहा है? यस ठीक है। चेक फॉर BE. चेक फॉर दिस DA, DB. ये दोनों भी चेक करो। 19 and 14 ही है। ठीक है 19 आ रहा है, इसका 14, इसको भी चेक कर लो DE को। ट्वेल्व आ रहा है? मैम यस ठीक है। मैम इसमें सी इंक्लूड होगा ना फिर अभी तभी होगा। S3 का मतलब है 3 एजेस ABC इंक्लूड हुए हैं। S3 यहाँ से देखो ना, S3 का मतलब 3 एजेस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। पहले S1 का मतलब A को इंक्लूड किया था, S2 का मतलब B को इंक्लूड किया, S3 का मतलब ABC तीनों को इंक्लूड किया। चाहे तुम्हें एक चाहिए बच्चे तुम एक यूज कर लो, चाहे तुम्हें 2 चाहिए, मतलब तुम्हारे पास 3 अवेलेबल है अब ABC। तुमने देखना शॉर्टेस्ट किसके साथ जा रहा है मेरा। ओके ठीक है। मैम अब हो गया डाउट। ऐसे ही S4। अब S4 के लिए क्या करना है देखो बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है। इफ यू आर चेकिंग फॉर दिस S2 मैट्रिक्स, इसमें अभी आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं। तो अभी आप अगर ध्यान से चेक करो, ये 2 वैल्यूज अपडेट की S3 ने, इधर से ये 2 अपडेट की और इधर से ये इनफाइनाइट अपडेट की। यानी कि कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली S3 S4 तक अगर 5 एजेस हैं, S3 या S4 तक पहुंचे पहुंचते इन्फिनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारे जरूरी क्यों है? अभी अभी रेस्ट पे काम करना मेरे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि अब मैंने चेक करना है कि और शॉर्टेस्ट तो नहीं कहीं लाई कर रहा, उसके लिए आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो फिर से ये 17 शुरू में BC को आपने अपडेट किया था, S1 में अपडेट कर दिया था। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट उसका निकल रहा है 16 वाया D निकल रहा है, तभी अपडेट हुआ है। चेक करो मैम यस इसका 16 ईयर है किया था यही आया। विद द हेल्प ऑफ D निकल रहा है। मैम यस यस तभी S4 में अपडेट हुआ, नहीं तो पहले ही अपडेट हो जाता ये। ठीक है। ऐसे Yes, ये ma'am. चेक करो BE का अभी 24 था, अब विद द हेल्प ऑफ D उसका 23 अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे करते करते ही व्हेन यू गो डाउन यू गो फॉर S5। देखो यहाँ पे अभी कोई अपडेशंस नहीं उसने दिखाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हुआ S4 पे उसने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन S5 हम 5th के लिए भी चेक करेंगे कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई अपडेशन यहाँ पे भी आके हो जाए। बट the values of S5 matrix will give you the shortest path between each node to every other node. हर नोड का रेस्ट ऑफ द नोड से शॉर्टेस्ट, जितना भी डिस्टेंस देखना इस मैट्रिक्स की हर इंटरसेक्शन वैल्यू पे देख सकते हो आप। हाँ जी बोलो। मैम वो जो D इंटरमीडिएट लिया हमने उसमें मैम B और E की वैल्यू 23 कैसे आ रही है? B और E की वैल्यू मैम D यहाँ पे, हाँ जी मैम। यहाँ पे हाँ आप जी मैम। आते आते ABCD सारे इंटरमीडिएट एक्ट कर रहे हैं, बस इतना याद रखना आपने। ठीक है। अब मैंने BE का डिस्टेंस देखना है, चेक करते हैं। मैम BD DC और CE। हाँ B और E का देखना है बच्चे, मैंने B और E। आप ये ABCD सारे इंटरमीडिएट ले सकते हो। शॉर्टेस्ट देखो, अब BE में डायरेक्ट एज तो नहीं है, मैं डायग्राम से देख लूंगा, देखने की जरूरत ही नहीं। देखो B to A जाओ, 5 छोटा ये है, A यस मैम। D या A to मैम C भी जा सकते हैं। A to C भी जा सकते हो, A to D भी जा सकते हो। पहले चेक करते हैं, देखो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं 2 वे से। अगर मैं सबसे पहले जाती हूँ B to A, 5 यूनिट्स यहाँ पे कवर हुए।
अगर A to D जाती हूँ 9 यूनिट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और अगर D to C 5 जाती हूँ तो 5 यूनिट्स फिर कवर हो रहे हैं, और अगर C to E जाती हूँ तो 7 यूनिट्स कवर हो रहे हैं। टोटल काउंट्स टू 10 + 9 19 26। यही अगर मैं B to A जाती हूँ 5 यूनिट्स कवर हो रहे हैं, और A to C सीधा चला जाऊं 12 यूनिट्स कवर हो रहे हैं, और C to E जाऊं तो 7 यूनिट्स कवर हो रहे हैं। टोटल काउंट्स टू मैम 25 24 और 5 हो गया। 7 14 मैम यस 24। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है 24। तो मैंने कहा उसको ये है कि रेदर देन ट्रेवलिंग, मैम एक और पाथ बन सकता है ना, बोलो B to D और D to C और C to E। एक मिनट। B to D E, यस D to C, D to C, यस, और C to E। C to E। इसका डिस्टेंस चेक करो। ये शॉर्टेस्ट है मैम 23 11 + 5 + 5 7, प्लस तो 23 23 वैल्यू है। से अपडेट हुआ। वो अपडेट कितने से हुआ है? यस मैम। मैम 23 से हुआ है। बस ठीक है, फिर ये वाला पाथ उसने लिया है। अब सारा ध्यान से डायग्राम पे असेस रखो अपना, कहाँ पे अपडेट हुआ वो। मैम D में विद द हेल्प ऑफ D। यस 23, पहले 24 था, यस मैम। मैम यस फिर 23 हो गया, 3 तो 23 ही लास्ट तक रहा, इससे शॉर्टेस्ट नहीं मिलेगा उसको। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। इसका डायग्राम लेके इसको बनाने की सिर्फ मैट्रिसेस बनाने हैं अपने 5। मैम बस इसमें मेरा मेनली ये शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं ना। हाँ, शॉर्टेस्ट देखना आपने। मैम कल आपने ये नहीं बताया था ना कि हम मतलब प्रीवियस को भी एज ए यस इंटरमीडिएट यस, लेके ये चल पॉइंट सकते मेरे हैं। से ना एक्चुअली लेक्चर भी छोटा था तो जल्दी से स्किप हो गया। आप सबको लोगे, तभी अगर S1 में एक इंटरमीडिएट एक्ट हुआ तो S2 में 2 इंटरमीडिएट हो जाएंगे, एक और इंक्लूड हो गया। S3 तभी में मैम मेरा बस ये DA और BE रह गया था इनफाइनाइट पे। इट्स ओके, बट आपको मेनली होल्ड होना चाहिए कंसेप्ट पे, वो तो हो जाएगा। अपडेट ही करने हैं आपको फिर से रेस्ट भी। यस मैम। ठीक है, अच्छा मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम पहले इधर जो B और E की वैल्यू थी वो कोई डिफरेंट थी। इसमें बच्चे कौन से वाले मैट्रिक्स पे बात कर रहे हो? मैट्रिक्स मैम ये जो आपने अभी सॉल्व किया ऊपर वाला S1 S2 S3 S4, मेरे को मैट्रिक्स बताओ पहले। S3 में B E की वैल्यू 24 थी। यस, ठीक है मैम, और नेक्स्ट वाले में उसका शॉर्टेस्ट पाथ देख के 23 हो गई। यस, तो मैम अगर 23 पहले ही आ जाए तो एक स्टेप कम हो जाएगा इससे अच्छा फिर। हाँ, वो देखो, वो हो सकता है कि आपको इंटरमीडिएट जब इसको लिया यहाँ पे 23 होती, पर यहाँ पे डिस्टेंस उसका जब नया खुलता है वो 24 होती, तो 24 से अपडेट नहीं करोगे, आपने शॉर्टेस्ट पे फोकस रखना है। अगर पहले शॉर्टेस्ट आ गई है, नया पाथ खुलने से वो लॉन्गेस्ट रूट बन रहा है, शॉर्टेस्ट नहीं बन रहा, तो उसको अपडेट नहीं करोगे बच्चे। आपने सिर्फ अपडेट तब करना जब उससे छोटी वैल्यू आपको आगे आगे मिल रही है। ओके मैम। ठीक है, इसका एल्गोरिदम देखते हैं। जो किया वही हम करेंगे एल्गोरिदम में। सबसे पहले क्या करना है, हमने रिपीट किया स्टेप 1 to n। क्यों? क्योंकि ग्राफ में अगर n वर्टिसेस है तो n वर्टिसेस के लिए हम रिपीट स्टेप 2 करेंगे। 2 स्टेप क्या करता है, जो हमने सबसे पहली मैट्रिक्स बनाई, ये मैट्रिक्स जो बनाई, ये मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, दिस S मैट्रिक्स, ये कैसे बनी? हम 0 to infinity में हमने चेंज किया। यस, हमने क्या किया, जिन एजेस में, जिन 2 नोड्स में एज नहीं है, ठीक है, उनकी वैल्यू 0 to infinity चेंज की, लेकिन सिर्फ उन नोड्स की जो नोड डिफर कर रहे हैं। अगर नोड ही सेम है, ए नोड के साथ डिस्टेंस देख रहे हो तो 0 ही रहेगा, बी का बी के साथ देख रहे हो 0 ही रहेगा। अगर डिफर नोड्स हैं तो हमने वैल्यू इनफाइनाइट की। ये स्टेप पहला करेगा हमारा एल्गोरिदम का। देखो पढ़ो, रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल टू 1 to n, फॉर j इक्वल टू 1 to n। 2 बार क्यों चलाया? रोज एंड कॉलम्स के लिए मैट्रिक्स की। ये रो की लूप चली है, ये आपके कॉलम्स की लूप चली है। जितने रोज है उतनी कॉलम्स ही हैं। क्लियर?
यस मैम। ठीक है, उसने कहा इफ वेट मैट्रिक्स में वेट आई जे का 0 है वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि आई जे अगर सेम है तो उसका 0 ही रहना है, तब चेंज नहीं करना यस है। मैम। तो उसने कहा एस मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू क्या अपडेट कर दो, इन्फिनिटी। अदरवाइज एस मैट्रिक्स क्या होगी, जो वेटेड मैट्रिक्स है वो सेम चलेगी कॉपी, आई जे सेम है तब भी 0 ही कॉपी हो जाएगा, आई जे का अगर 7 है तो 7 कॉपी हो रहा है। लेकिन जहां पे 0 है वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, जैसे बीई का ले लो, बीई इनफाइनाइट है शुरू में, तो उस 0 है तो उसको इन्फिनिटी कर दिया इसने, शॉर्टेस्ट पाथ उसका इन्फिनिटी करो। यस मैम। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट लूप चलाई, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 फॉर k इक्वल टू 1 to n। ये k लूप चल रही है इंटरमीडिएट नोड्स के लिए, जो S1, S2, S3, S4, S5 एक्ट कर रही है आपकी। पहले एक नोड को इंटरमीडिएट लो, फिर 2 नोड्स को, फिर 3 नोड्स को, लास्ट में n के n नोड्स को इंटरमीडिएट एक्ट करवाओगे। इसने अलग अलग मैट्रिक्स नहीं बनानी, हमने एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स बनाई है, इसने हमें फाइनल सॉल्यूशन दे देना है। एक मैट्रिक्स में जो लास्ट में वैल्यूज आएंगी वही मिनिमम वैल्यूज हैं। हम लोग एग्जांपल में 1 by 1 कर रहे हैं ना, इसने ये लूपिंग में ही अपडेशंस करी जानी है, और लास्ट में एक ही मैट्रिक्स हमें मिलेगी जो कि S5 होगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा इंटरमीडिएट लो एक एक करके नोड्स 1 to n सारे। अब जब एक इंटरमीडिएट होगा तो लूप क्या चलानी है, 1 to n चलाओ, जे भी 1 to n। क्यों, ये रो की लूप चल रही है कॉलम की, उसमें हमने क्या करना है, Sij चेक करना है हर बार, हर वैल्यू Sij की चेक करनी है कि मिनिमम उसका Sij जो ऑलरेडी है Sij में बना, Sij मैट्रिक्स से बना, क्या वही मिनिमम है कि k की हेल्प से ik और kj को प्लस करके बन रहा है, जो मिनिमम है उसके साथ अपडेट कर दो। जैसे डिजस्ट्रा में किया था, हमने मिनिमम ही चेक करना है कि डायरेक्ट एज मिनिमम है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोई मिनिमम आ रहा है। IJ इज द डायरेक्ट एज, हो सकता है उनका Yes, डायरेक्ट एज ही मिनिमम हो, और हो सकता है K जिसको इंटरमीडिएट लिया है, K अभी एक नोड हो सकता है, 2 नोड्स हो सकते हैं, 3 नोड्स, उन सब के सम अप करके मिनिमम आ रहा है तो उससे अपडेट कर दो, दैट्स इट, एंड कर दो और एग्जिट। और ये सब के लिए चलेगा, k इक्वल टू 1 to n के लिए हर बारी मैट्रिक्स का हर वैल्यू चेक होगा, हर ij कंपोनेंट 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि 0 0 जैसे ए वाला नोड है, बीबी वाला नोड है, सीसी वाला नोड है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते बच्चे, उसके लिए बहुत सारी और लूप्स लगानी पड़ेंगी कि इनको स्किप करो, कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो अपडेट होना ही नहीं, लास्ट तक नहीं अपडेट होना। हमने वो चीज भी बीच में इंक्लूड कर ली Sij में। गॉट माई पॉइंट? ये एक्स्ट्रा चेकिंग कर रहा है इन 5 एलिमेंट्स के लिए, जितने नोड्स है उतनी उतनी एक्स्ट्रा चेकिंग्स करेगा, क्योंकि ये कभी भी अपडेट नहीं होंगे डायगोनल नोड्स, पर इसने सबके लिए चेक करके बताना मिनिमम कौन सा है। इज द पॉइंट क्लियर? किसी पॉइंट में डाउट एल्गोरिथम के? नो मैम। पर मैं आपको फिर भी यही कहूंगी, अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना भी है ना, 3 नोड से ज्यादा का ग्राफ मत लेना, ताकि 3 मैट्रिक्स में खत्म करो इसको। आप अगर नोटबुक्स में इसको लिखते हो, थर्ड असाइनमेंट भी आप स्टार्ट कर दो, उसमें BFS GFS फ्लॉयड वॉर्शल लिखो, बस 3 लिखने आपने, ठीक है? ओके मैम। उसके जो एग्जांपल लिखोगे फ्लॉयड वॉर्शल की, 3 नोड से ज्यादा मत लेना, क्योंकि 3 नोड्स का मतलब भी यही है, पहले वेटेड मैट्रिक्स बनाओगे, फिर शॉर्टेस्ट मैट्रिक्स बनाओगे, और 3 उसकी इंटरमीडिएट मैट्रिसेस बनाओगे। इतना भी 10 नंबर के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ये 5 नोट्स लोगे, इतना लेंथी, ना जगह मिलनी पेपर में, ना टाइम मिलना, और गलतियां मतलब खड़ी ना कर लेना अपने लिए। 3 का मतलब है, देखो सिर्फ इतनी मैट्रिक्स कवर होगी आपकी। मैम थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? एक तो BFF GFF एंड तीसरा फ्लॉयड वॉर्शल। 3 क्वेश्चन कर ओके। थर्ड असाइनमेंट में, और ये मुझे आप सबमिट करोगे बाय मंडे, ताकि हम आपकी सेशनल तैयार करें। उसके बाद मंडे तक आपकी फाइल्स भी कंप्लीट कर लो। अब मेरे को कल से, मैंने एक नैपसेक का 01 भी डिस्कस कर लूं। मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर में नहीं लिखा, सिलेबस में नहीं लिखा, पर पूछा जा सकता, कोई पता नहीं, मैं करवा देती हूँ आपको वो भी। उसके बाद एमोर्टाइज एनालिसिस एक टॉपिक हमारा पड़ा है,
अमोर्टाइज में मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं आपको एक बार ना प्रैक्टिकल्स बता दूंगी इसके बाद, नैपसैक के बाद। नैपसैक क्योंकि प्रैक्टिकल का पार्ट ही है, वो टॉपिक करवाने के बाद प्रैक्टिकल्स करवा के आप अभी लिख लो सारे, मेरे से चेक करवा लो, समझा मैं दूंगी आपको। फाइन, अपना नोटबुक वर्क तो कंप्लीट करो एटलीस्ट। यस मैम, ओके मैम। मैम प्रैक्टिकल तो सिर्फ 2 ही रह गए मेरे, हाँ बस वो जो दोनों आपने अभी लिख लो, कराने हैं। वो दोनों लिख लो अभी। नैपसैक वाला भी लिख लो, क्योंकि आप कल भी कितने होते हैं नैपसैक के, अभी पहले एग्जांपल करवाऊंगी, फिर उसके आप प्रैक्टिकल पे आओगे अगर एल्गोरिथम नहीं भी करना तो, पर एल्गोरिथम से आप उसका प्रैक्टिकल करोगे। फाइन, ओके मैम, मैं बुक में से ही लिखना है प्रोग्राम दोनों के? लिख दो उसको ऐसे, मैं ओके बता मैम, दूंगी आपको एक बार। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फाइन, सब्जेक्ट आसान है कि नहीं, मुश्किल है? मैम ठीक ठीक है, मीडियम में। सबको तो समझने वाला है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको ये ऐसे सब्जेक्ट दिक्कत नहीं देते, कंसेप्ट वही हैं तो याद दिक्कत, रखने। मैम वही तो मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, आदर्श आज कुछ बोला नहीं? मैम मेरी मेनली कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होती है। मैडम। कुछ नहीं, आदर्श को समझ लगा कि नहीं, चुप ही कर गया? मैम लग गया मैडम, एक बार रिवीजन करूंगा फिर बता दूंगा। व्हाट अबाउट इवनिंग स्टूडेंट्स? घनश्याम, हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते बच्चे, समझ लगा आपको? मैम थोड़ा मोटा लगा मैम, ज्यादा नहीं लगा। आप प्रैक्टिस करो ना, मैंने देखा है पहले तो मैं जितनी वीडियोस डालती हूँ कभी मेरे को व्यूज ही नहीं दिखते, 1 या 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते हैं, बाकी सारे ऐसे कर रहे हैं जैसे एक्सपर्ट है, क्लास लगाई बस आ गया, हमें सब कुछ आता है। मैम देखते हैं पर पता नहीं ऊपर से नहीं निकल जाता है। बच्चे जिन्होंने ना कॉलेज आके समझ रहे हैं, जब मर्जी आना, अब हम रोज अवेलेबल हैं 9 to 4:30, सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। कल नहीं, कल सिर्फ मैं और प्रीति मैम अवेलेबल है, उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स पूरा वीक, क्योंकि सेशनल तैयार होनी है आपके नेक्स्ट वीक में। सबसे फाइल चेक करवा लो, एज ए क्लास इंचार्ज हम आपको बता रहे हैं, सबसे फाइल सबके असाइनमेंट का रिकॉर्ड टीचर से बनवा लो, ठीक है? इस बार हर टीचर इंडिपेंडेंटली आपके लिए अपने एफर्ट्स लगाएगा, तो जिस टीचर के पास जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट अच्छा है, एक सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, टीचर के पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट उसी में लैग बिहाइंड कर जाएगा सेशनल्स में। तो जिस टीचर के पास जितना रिकॉर्ड होगा वो उस हिसाब से आपको असेस करेगा, तो इसलिए आपको हर टीचर के पास जाना जरूरी है इस वक्त। अपनी फाइल्स बनाओ, मंडे आपकी छुट्टी है, कल क्लास है, फिर 3 हॉलीडेज आ गई, 3 दिन में आप सारा काम खत्म कर सकते हो। फाइन, सबकी फाइल्स और एटलीस्ट असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। ओके मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम 3 days हॉलीडे मतलब सैटरडे संडे ही है बस? मंडे में छुट्टी है। ओके मैम। मैम फ्राइडे को क्लास नहीं लगनी? कल लगनी है बच्चे, मैं बोल रही हूँ कल लास्ट क्लास है, उसके बाद अच्छा। 3 छुट्टियां आएंगी, फिर नेक्स्ट वीक में भी सबने वाइंड अप ही करना सिलेबस। सबका सिलेबस खत्म हो गया आपका? ओके, किसी का रहता है? यस मैम। मैम अप्रोक्सीमेट मैम सबका थोड़ा हो बहुत ऑलमोस्ट हो गया हाँ भाई, सबका। सबने ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब आपको रिकॉल ही करवाना है जो रह गया एक आधा, जिनका एक आधा टॉपिक है वो करवा देगा, बाकी रिकॉल करवा देंगे, क्योंकि हफ्ता ही एक है हमारे पास, अब टाइम भी खत्म। मैम वो पूछना था एग्जाम कैसे होने हैं? मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल्स का कोई पता नहीं। पिछली बार ओके आपके मैम। ऑफलाइन हुए थे, उससे पिछली बार प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन ही हुए थे। यस मैम, हमारे ऑफलाइन हुए थे। हाँ, आपके ऑफलाइन होते हैं, तो अभी सिनेरियो हमें कोई ऐसी अभी आई नहीं, जैसे नोटिस आएगा हम आपको टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स पैसे डिपॉजिट करवाओ, तुम्हारे लोगों की इन्होंने सेशनल रोक देनी है, दिक्कत मत करना किसी के लिए। आज और कल में 2 दिन हमें बार बार इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भी बार बार गवर्नमेंट से क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अमाउंट क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही। मैम हाँ जी, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बैंक से, बच्चे क्योंकि घर दूर है ना इसलिए। मैं आपको ना
मेरे को आप पर्सनल एक मैसेज कर देना, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो कि नहीं। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि ये वाली अमाउंट ये लोग कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली दो। पूछ लेती हूँ मैं फिर भी एक बार, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैम है फीस ट्रांजैक्शन आईडी तो वही है ना जो आपने ग्रुप में शेयर किया? हाँ जी, 26008 वाली। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी अपने टॉपिक्स क्लियर करो, जिसमें कोई डाउट है मैं रिवीजन करवा दूंगी। रिवीजन के लिए टाइम लिमिटेड ही है, क्योंकि अभी 2 दिन मैंने फिर लेने हैं, एक अमोर्टाइज के लिए, एक नैपसैक के लिए, और 1 दिन प्रैक्टिकल करवाऊंगी। 2 दिन जो बच जाएंगे उसमें जो रिवीजन करवानी करवा लो, नहीं तो कॉलेज आके जब मर्जी मेरे से जो टॉपिक समझना पर्सनली आके समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस 1:30 से 2:30 मत आना, हमारी लंच ब्रेक होती है। ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो करें वाइंड अप फिर आज क्लास, टाइम भी खत्म है अप्रोक्सीमेटली। मैम अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस मैंने अटेंडेंस बोला लगा देना मैम। चैट बॉक्स में लिखो। ये इसमें 4 नोट्स का लिया है तुमने, कोई भी एग्जांपल 3 नोट्स वाली ना नेट से खुद सर्च करो। ये लो, इस डायग्राम के ऊपर फ्लॉयड वॉशर लगाओ। तुमने देखना है, मैं ये वैसे ही ढूंढी रैंडमली, तुम लोग अपनी 3 नोट्स वाली एग्जांपल कोई ढूंढो। मैं यही कहूंगी 3 से ज्यादा मत मूव करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसके ऊपर एक बार ट्राई करना, फिर 3 वाली एग्जांपल ढूंढ के उसको असाइनमेंट में लिखना, छोटी से छोटी एग्जांपल लिखनी है आपने। इसके ऊपर एक बार मैम प्रैक्टिस कर इसमें लो। मैम इसमें इन्फिनिटी वाली कुछ कौन कौन सी आएंगी? इन्फिनिटी वाली 2 to 4 डायरेक्ट एज नहीं है, 4 to 2 है, 2 to 4 नहीं है ना। 2 to 1 ओके, जिनका हाँ, डायरेक्टली नहीं बनेगा उनकी इन्फिनिटी आ जाएगी। 2 to 1 पे इन्फिनिटी जाएगी, 2 to 1 में भी डायरेक्ट एज नहीं है। ओके मैम। 1 to 3 का जाएगा इन्फिनिटी, ऐसे चेक करो ना। ले लो, यस मैम। ठीक है, ये आप खुद से क्रिएट करो, एक बार एग्जांपल लिख लो, इस पे करो प्रैक्टिस। अगर दिक्कत है मैं डिस्कस कर दूंगी एक बार। एक दूसरे ना ग्रुप्स में भेज के चेक कर लिया करो, नहीं तो एक दूसरे को पर्सनल भेज लो जिसको नहीं प्रॉब्लम पता चल रही। मैम 1 मिनट में ये ड्रॉ कर लूं? हाँ कर लो। असाइनमेंट में वो काम करना जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट का मतलब यही होता है। जो बीएफएस जीएफएस की एग्जांपल एक बार सोच लो, एक ही ग्राफ सोच लो छोटा सा, जिसके ऊपर बीएफएस और डीएफएस टेक्निक लगानी है आपने। ऐसे ही नैपसैक का सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन 3 ऑब्जेक्ट से ज्यादा मत चलना नैपसैक में भी, 3 या 4। प्रिम्स क्रूस्कल के लिए ग्राफ सोच के रखो, छोटे से छोटा, ज्यादा बड़ा मत करना, नहीं तो उतने पार्ट्स को आप लिखते लिखते ही आपको पता चलेगा जगह कितनी लग गई। तो हर चीज को माइंड में रखना है। एग्जाम्पल बड़ी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन मैंने जगह भी देखनी है, टाइम भी देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डन मैम। ठीक है क्लास, इसको करके रखना। और इसका आप ओके सीधा लिखोगे ना, यहाँ पे फ्लॉयड वॉशर की एग्जांपल लिखोगे, जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, चेक कर लेना नेट पे जाके जाए। ठीक है जी, ठीक है क्लास, थैंक यू।